आज प्रस्तुत करते हैं आप सभी के बीच एक और नई कहानी, खामोश अल्फाज। खामोश होकर भी रो रही हूँ, रोना चाहती हूँ पर ये जख्म मुझे रोने नहीं देते। आंखों में बसी हैं अनकही कहानियाँ, जिंदगी के इस सफर में दर्द के साए सहते। हर आंसू के पीछे छिपा है एक गहरा राज, कहने के लिए जुबान नहीं, दर्द सहने का कारवां है। मेरी चुप्पी में छिपी है एक दर्द भरी दास्तान, सुनना चाहती हूँ मगर अल्फाज अब भी बेगाने हैं। किसकी आवाज है ये? यही सोच रहे हैं आप लोग कि इतनी दर्द भरी पंक्तियां, इतनी दर्द भरी आवाज में कौन बोल रही है? कौन है ये बदकिस्मत कन्या जो इस वक्त इस दर्द से गुजर रही है? कौन है ये लड़की जो अपना दर्द सुनाना चाहती है? सिर्फ सुनाना चाहती है मगर कोई सुनना नहीं चाहता। हमारे इस दर्द को दुनिया में कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि जब कुछ दरिंदे अपनी हैवानियत की वह सीमा पार कर जाते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी हमारे इस दास्तान को सुनता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जरा सोचिए, जिन लड़कियों के साथ ये हैवानियत होती होगी उन्हें कितना दर्द होता होगा, कैसे संभालती होंगी वो अपने आप को, किस दौर से गुजरती होंगी वो लड़कियां, और क्या सोचती होंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ेंगी, लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगी लड़कियां इन दरिंदों के चलते हुए? जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो एक कदम सोच समझ कर रखती हैं कि कहीं वो किसी वहशी या हवसी दरिंदे का शिकार न हो जाए। हम लड़कियां रात को सुरक्षित नहीं हैं, हमारा तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, तो लड़कियां दिन रात मेहनत कैसे करेंगी, अपने परिवारों को कैसे पालेंगी जब बलात्कारी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित रहें, हिंदुस्तान की हर लड़की सिर झुकाकर नहीं, डर डर कर नहीं, बिना डरे चल सके, इतनी कोशिशों के बावजूद भी सड़कों पर खड़े दरिंदे अपनी हवस के लिए लड़कियों का इंतजार करते हैं। लड़की अपने घर से निकलती है ये सोचकर कि चलो अब हम सुरक्षित हैं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर बलात्कार के मामले में उस लड़की का नाम दर्ज हो जाता है, फिर लिखी जाती है खून की स्याही से उसकी कहानी, जिसका बलात्कार हुआ एक और। क्या कहें इस दुनिया के बारे में हम दोस्तों? ऐसी कहानी एक नहीं, हजारों ऐसी कहानियां हैं खिलखिलाती हुई हंसती हुई लड़कियों की जो इन जैसे हवसियों की हवस का शिकार हो गई। उन हजारों कहानियों में से एक कहानी मेरी है। मेरे परिवार में सबसे बड़ी खुशी तब आई जब मैंने मेरे परिवार में जन्म लिया। मैं अपने परिवार में पहली औलाद थी।
सो इसलिए बहुत खुशी मनाई गई। हमारे परिवार की एक खास बात है कि हमारे खानदान में लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं किया जाता। जो पहली औलाद होती है उसी तरह दूसरी औलाद या नई औलाद जन्म लेती है, उसी तरह उनके जन्म की खुशी मनाई जाती है। लड़की होने पर कोई गम नहीं मनाए जाते। ओह सॉरी, अपने खानदान की तारीफें करते करते मैं आप लोगों को अपना नाम ही बताना भूल गई। मेरा नाम है गौरी शर्मा। मैं एक छोटे से शहर आगरा में रहती हूँ। मेरे पिताजी की आमदनी कुछ खास नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पढ़ाया। मुझे ही नहीं, सबको मेरे पिताजी कहा करते थे, तुम मेरी बेटियां नहीं मेरे बेटे हो, तुम जाकर मेरा नाम रोशन करोगे। ये सच है कि नाम रोशन तो करना था, लेकिन क्या पता था कि मेरे पापा का नाम इस तरह से रोशन होगा इस दुनिया में। जहाँ मेरे पापा को हजारों लोग मिलने आने वाले थे, आज वही हजारों लोग मेरे पापा का और मेरे खानदान का नाम सोशल मीडिया पर मजाक में उछाल रहे हैं। रिपोर्टर्स कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं मेरे पापा से। जानते हैं आप लोग कि बताइए मिस्टर प्रभाकर जी, आपकी बेटी का बलात्कार हुआ है और आपको कैसा लग रहा है? मन करता है कि पेशेंट बेड से उठूं और जाकर उनके कैमरे और माइक तोड़कर 2 थप्पड़ मारकर पूछूं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। जब आपकी माँ और आपकी बेटियों के साथ ऐसा होगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए इतनी सीरियस खबरें उठाकर उनका कोई और मतलब निकाल लेते हैं और फ्लैश करने के लिए कुछ भी पूछ लेते हैं उन परिवारों से जिनके साथ वो दर्द बीतता है, लेकिन वह लोग उस दर्द को बयां करने के काबिल नहीं रहते। बड़े भावहीन होते हैं ये रिपोर्टर लोग, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने पेशेंट बेड से उठकर उनके पास जाना तो दूर, मैं नहीं चल सकती क्योंकि मैं 62 से 80% तक जल चुकी हूँ। मेरे कुछ ही दिन बचे हैं इस दुनिया में। मुश्किल से 4-5 दिन सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी कहानी बता दूं, क्योंकि जो मेरे साथ बीता है वो आपकी बहू बेटियों के साथ ना हो, ताकि आप अपनी बहू और बेटियों को इन दरिंदों से बचा कर रख सके। दोस्तों, डॉक्टर बहुत कह रहे हैं कि हम तुम्हें ठीक करेंगे, हम तुम्हें एकदम ठीक कर देंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं बच सकती इस जिंदगी में। मुझे अलविदा कहना ही पड़ेगा। कमाल की सोच है हमारे भारत की, हमारे देश के मीडिया की। उन्हें किसी का दर्द महसूस ही नहीं होता, उनको सिर्फ अपनी टीआरपी दिखती है। उनका ध्यान सिर्फ अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स की संख्या पर ही होता है। उनको सिर्फ अपनी प्रमोशन दिखाई देती है, इसलिए वह ऐसी सनसनीखेज खबरों पर काम करते हैं। अभी आप ठीक हैं? अचानक मेरे कमरे में एक डॉक्टर आए हैं, एक जूनियर डॉक्टर। उन्होंने मेरी ड्रिप चेंज कर दी है। जिंदगी की नई उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे डॉक्टर्स। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश उस रात में जिद करके अपने पापा के लिए दवाई लेने ना गई होती। काश मैं उस रात अपने भैया को साथ ले जाती। काश उस दिन मैं अपने बड़े भाई से लड़कर अपनी जिद के चलते अकेले ना निकलती घर के बाहर। उस दिन मेरे पापा की दवाई खत्म हो गई थी। मेरे पापा को डायबिटीज है और इसलिए उनकी दवाई लाने जाना था, क्योंकि अगर एक दिन भी उनकी दवाई
छूट जाती तो उनकी डायबिटीज बढ़ने का खतरा था। सारा दिन सभी का शेड्यूल बिजी होने के चक्कर में किसी को याद ही नहीं रहा। रात को मेरे भाई ने कहा, मैं ले आता हूँ। मैं जाऊंगी, आप थक कर आए हैं ड्यूटी से, आप बैठे रहिए। नहीं, तुम्हारे लिए रात को निकलना सेफ नहीं है। एक मिनट भैया, ये सारी लड़कियों के भाई हमेशा ऐसा ही क्यों कहते हैं कि तुम्हारे लिए रात को निकलना सेफ नहीं है? भला हमारे लिए कौन खड़ा है? तुम्हें नहीं पता होता बच्चा, लेकिन भाई को अपनी बहन का हमेशा डर रहता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, तुम पापा का ख्याल रखो। नहीं भैया, अब मैं ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे सबको बताना है कि हम लड़कियां किसी से डरती नहीं हैं और हमारे भाइयों को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं गौरी, समझो इस बात को। नहीं भैया, अब तो मैं ही जाऊंगी। भैया को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, जा मर, कितनी जिद्दी होती जा रही है तू आजकल। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मैं चली गई। मैंने उनकी एक नहीं सुनी। उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। जब मैं कॉलेज गई, कॉलेज लगने के 2-3 दिन बाद एक लड़का कॉलेज के बाहर टकटकी लगाकर ध्यान से मुझे देखा करता था। 2-4 दिन तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन तीसरे दिन वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने आ गया। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने सोच लिया था कि उस लड़के से मैं अगले दिन निपट लूंगी। 2-3 दिन से जो लड़का मेरा पीछा कर रहा था, उसके बारे में घर वालों को मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि उस लड़के से तो मैं खुद ही निपट लूंगी, घर वालों को इन सब चक्रों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले दिन वह लड़का मेरे घर के दरवाजे के सामने मेरा इंतजार कर रहा था। हाँ, सब अंदर थे, इसलिए देखा नहीं उसे किसी ने। मैं उससे मुंह फेरते हुए बाहर निकल गई। मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और कॉलेज के लिए निकली। वह लड़का अभी भी मेरे साथ साथ चल रहा था अपनी बाइक पर। जैसे ही मैं स्कूटी से नीचे उतरी तो अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरा दुपट्टा किसी ने खींच लिया हो। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दुपट्टे का एक कोना उस लड़के के हाथ में था। उसने बड़ी ही गंदी सी आवाज में कहा, कहाँ से है मैडम? क्या नाम है तेरा और कहाँ जा रही है? और मैं बिना सोचे समझे पीछे घूमी और उसे जोर से थप्पड़। और कसम से जितनी जोर से मैंने थप्पड़ उसे उस दिन मारा था, जिंदगी में कभी किसी को नहीं मारा होगा मैंने। लगता है इतनी जोर से थप्पड़ उसने जिंदगी में पहले कभी खाया नहीं होगा, इसलिए उसका मुंह दाहिनी तरफ झुक गया। मेरा थप्पड़ खाकर वह अपना मुंह बनाता रहा। अब वह लड़का वहाँ से चला गया, क्योंकि उसकी बेइज्जती जो हो गई थी सबके सामने। उस दिन मेरा पूरा दिन कॉलेज में बहुत अच्छा निकला और आगे के 2-3 दिन भी बहुत अच्छे निकले। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जब मैं पापा की दवाई लेने के लिए घर से बाहर निकली, सीढ़ियों से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं पीछे घूमकर देखने लगी। जब मैंने पीछे घूमकर देखा तो कोई भी नहीं था। कुछ मिनट रुकने के बाद मैं फिर आगे चल दी। आगे चलते 2 मिनट बाद फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे आ रहा हो। मैं पीछे घूमने ही वाली थी कि तभी अचानक मुझे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। जब मैंने पीछे घूमकर देखा तो अंधेरे में कोई खड़ा था। वह चेहरा मुझे आज तक नहीं भूला। वह वही चेहरा था जिसे मैंने एक आवारा सा लड़का समझकर कॉलेज के गेट के सामने थप्पड़ मारा था। मैं उसे थप्पड़ मारने के लिए झुकी ही थी कि तभी उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगी। इससे पहले कि मैं छूट पाती, 2 से 3 लड़के और आ गए और उन्होंने मुझे उठा लिया। कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। 2
मिनट की दूरी पर खड़ी एक गाड़ी तक ले जाकर उन सबने मुझे उसमें ऐसे फेंका जैसे किसी कबाड़ को फेंका जाता है। मैं उस रात बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उस रात मेरी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। दुनिया के आम लोगों के लिए सारी रातें आम होती हैं। मेरे लिए भी वह रात आम ही थी, लेकिन मेरे लिए वह रात सबसे डरावनी रात साबित होने वाली थी। 3 लड़के आपस में मजाक कर रहे थे। पहला बोला, ले भाई, आज के लिए मामला सेट है। दूसरा बोला, बिल्कुल सही बात। तीसरा बोला, पर भाई काम करने के बाद इसका करेंगे क्या? अरे भाई, पहले काम तो हो जाए, उसके बाद देखते हैं ये सब। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत कांप रहा था। मैं जुगत बिठा रही थी कि मैं चलती गाड़ी से किसी तरह छलांग लगा दूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उन लड़कों ने मुझे चारों तरफ से बांध दिया था। उस वक्त मैं कोशिश कर रही थी कि हाईवे पर मुझे कोई बाइक या गाड़ी दिख जाए जिसे मैं हाथ दे सकूं, लेकिन उस सुनसान हाईवे पर मेरी चीखों और हमारी चलती गाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक फैले हाईवे और सुनसान डरावनी काली रात माहौल को और दर्दनाक और डरावना बना रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं गाड़ी में बंधी हुई और मेरे सामने वो शैतानी चेहरे जो मेरे साथ दरिंदगी करने की योजना बना रहे थे। उन दरिंदों की बातचीत से मैं समझ चुकी थी कि वो लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे। मुझे किसी भी तरह वहां से निकलना था। दूर दूर तक हाईवे पर मुझे अंधेरी काली रात और दौड़ती हुई गाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और मैं बंधी हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, गाड़ी सुनसान रास्ते पर जो जंगल जैसा लग रहा था तेजी से वहां पर जाकर रुक गई। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि लोगों ने इस सुनसान रास्ते पर गाड़ी क्यों रोकी है। मुझे अंदर से पूरी तरह से बहुत डर लग रहा था। तभी उनमें से एक लड़का बाहर उतरा और मेरी साइड का दरवाजा खोलकर बोला, चल बाहर, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी चल मेरे साथ। मैंने उसे इशारे से मना कर दिया। फिर दूसरा लड़का भी गाड़ी से उतरा। मेरे दरवाजे के पास आते ही उसने मुझे बाजू से खींच लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, मैं गाड़ी से बाहर धरती पर गिर गई। मैं बहुत कोशिश कर रही थी उनसे छूटने की, लेकिन मैं छूट नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे कपड़े मेरे जिस्म से अलग करने शुरू कर दिए थे। 2 घंटे तक मेरी बर्बादी का तांडव चलता रहा। जो ये लोग करने आए थे वह उसमें सफल हो चुके थे। बलात्कार की शिकार लड़कियों में जल्द ही मेरा नाम भी दर्ज हो गया था। सब कुछ हो जाने के बाद लड़के ने कहा, अब क्या करें इसका? बोतल खोल। मतलब? खोल। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उस लड़के ने मेरे चेहरे से लोअर पार्ट तक एसिड डालकर मुझे जला दिया। 2 घंटे तक मैं वहां पर तड़पती रही। फिर अचानक से एक ऊंची पोजीशन का पुलिस अधिकारी वहां से गुजर रहा था। मेरी बर्दाश्त करने की शक्ति देखिए दोस्तों, 4-5% मैं तब भी होश में थी। इसलिए भगवान ने औरत एक ऐसी चीज बनाई है जो सबसे अनोखी है। जल्द से जल्द मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इस लड़की को जल्दी से आईसीयू में लेकर जाओ, ऑलमोस्ट जल चुकी है ये। एक डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा। करीब 3 दिन तक मेरा इलाज चलता रहा। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि मैं स्टेबल हो पाऊं, मैं खतरे से बाहर आ जाऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाई। फिर अंत में डॉक्टर ने मेरे भाई से कह दिया, आप लोगों ने इससे जितनी बातें करनी है कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ 4 से 5 दिनों की मेहमान है। मैं जा रही हूँ, मैं इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे अब मेरी आवाज थम रही है।
और धड़कनें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि मॉनिटरिंग स्क्रीन पर जो लाइन मेरे जीवन की इस कहानी को बयान कर रही थी वो सीधी से अब टेढ़ी हो रही है। मेरे पास अब कुछ ही पल बाकी हैं। इन अंतिम क्षणों में मैं यही चाहती हूँ कि मेरी इस कहानी को कोई सुने, ताकि मेरे जैसे अन्य लड़कियां ये दर्द ना सहे और उन्हें उन्हीं पलों का सामना ना करना पड़े। इस दर्दनाक स्थिति में मैंने अपने सम्मान को बचाने की हर संभव कोशिश की थी। मैंने उस लड़के को कॉलेज के गेट के बाहर थप्पड़ मारा ताकि उसे यह समझ में आ सके कि कोई लड़की उसके हाथों से खेल नहीं सकती। आज वे मेरी इज्जत को लूटने आए थे और मैं उनकी दरिंदगी का शिकार बनी। मेरी जिंदगी का ये अंत नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब मैं अपना अंत देख रही हूँ, मैं एक अंतिम संदेश देना चाहती हूँ। अपनी इज्जत के लिए हमेशा लड़े, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो जो आपको छेड़ने की जरूरत करे। अपनी इज्जत की हमेशा रक्षा करें, चाहे जो भी हो। याद रखिए, इस दुनिया में ताकतवर लोग भी होते हैं, लेकिन अपनी इज्जत की रक्षा करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। ये कहानी मेरे लिए एक चेतना हो सकती है। जाने से पहले बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बहू और बेटियों का ध्यान रखें। वे आपसे भी ज्यादा मूल्यवान हैं और यही मेरी कहानी है। लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आइए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। गौरी शर्मा के रोल में मैं हूँ किरणदीप कौर। गौरी के भैया के रोल में मैं हूँ आर्यन शर्मा। पहले लड़के के रोल में मैं हूँ गुरशरण सिंह। दूसरे गुंडे के रोल में मैं हूँ अमन सिंह। तीसरे आदमी के रोल में मैं हूँ बादल वाघेला। डॉक्टर के रोल में मैं हूँ क्रिस पटेल। डॉक्टर के रोल में मैं जूही कुमारी। और नरेटर के रोल में हूँ मैं आंची सिंह। स्टोरी एडिटेड बाय कुणाल गोयल and Aman Singh. Story written by Gurucharan Singh. Sound effects designed by Kunal Goyal and Aman Singh. Music applied and designed by Gurucharan Singh. आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।